नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक कंप्लीट। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको हेल्प हो सके, अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको हम बताएंगे 1 से 395 अनुच्छेद, जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक में है, बता दिया आपको, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत राज्यों का संघ है परंतु राज्यों का संगठन नहीं है। भारत की एकता और अखंडता पर कोई भंग नहीं कर सकता। भारत की एकता और अखंडता को कोई भंग नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 1 है। दोस्तों अनुच्छेद 2 पूरा डिटेल्स आपको हम बताएंगे दोस्तों, 1 से 395 अनुच्छेद तक, तो बने रहिए इस कंटेंट में। 2 है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश। संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। फिर संसद भारत के क्षेत्रों नाम नया राज्य भी बना सकती है। भारत के क्षेत्र में नया राज्य भी बना सकती है, मतलब एक राज्य में मतलब बांट कर उसको दूसरा नया राज्य भी बना सकती है। संसद के पास पावर है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 3 राज्यों का गठन मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद। संसद को अधिकार है कि वह नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य को सीमा बदल सकती है और राज्यों का नाम भी बदल सकती है। यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 4 दोस्तों, अनुच्छेद 4 है अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बने कानून और संशोधन। इस अनुच्छेद के अधीन बने कानून संविधान का हिस्सा होंगे और ऐसे कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लिए 1 से 4 तक। अब देखेंगे नागरिकता, भाग 2 में क्या है दोस्तों, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 में दिया है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, दोस्तों संविधान लागू होते समय जो लोग भारत में पैदा हुए, अस्थायी रूप से रह रहे थे, वे भारतीय नागरिक होंगे, भारतीय नागरिक माने गए। उसके बाद अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से आए लोग, पाकिस्तान से आए लोग, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता मिली, अनुच्छेद 6 के द्वारा पाकिस्तान से आए लोगों को। उसके बाद अनुच्छेद 7 दोस्तों, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान चले गए लोग, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और बाद में वापस आ गए उन्हें उनकी नागरिकता पर विशेष नियम बने। जो लोग मतलब भारत से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, उनके लिए एक मतलब उनके लिए विशेष कानून बने, ये अनुच्छेद 7 में दिया है। उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है, विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को नागरिकता। दोस्तों जो लोग भारत के बाहर रहते हैं और जिनके माता पिता भारतीय थे, जो लोग भारत के बाहर रहते थे लेकिन उनके माता पिता भारत में थे, उन्हें भी नागरिकता मिली, अनुच्छेद 8। उसके बाद अनुच्छेद 9 है विदेशी नागरिकता लेने वालों की स्थिति। दोस्तों अगर कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारतीय नागरिक है और विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता वो स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता का निरंतर अधिकार, भारतीय नागरिकता संविधान और कानून के अनुसार बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का निरंतर अधिकार, भारतीय नागरिकता संशोधन और कानून के अनुसार बनी रहेगी, ये 10 में है। 11 में संसद की शक्ति, संसद की शक्ति दिया है 11 में, बोल रहा है संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकेंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे 5 से 11 तक देख लिए। अब भाग 3 में आपको पता ही होगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो चलिए देखते हैं भारत में 12 में क्या दिया है। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा मतलब यहाँ पे राज्य, ये भारत की स्टेट जैसे झारखंड बिहार ये सब नहीं बोल रहा है, यहाँ पे भारत की राज्य मतलब पॉलिटी में राज्य मतलब एक देश आता है, राज्य की परिभाषा मतलब भारत की परिभाषा। इसमें राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और अन्य सरकारी संस्थाएं आती है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 13, ठीक है, 13 में मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून शून्य होंगे, मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून शून्य होंगे। अनुच्छेद समानता का अधिकार, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 तक है,
14 से 18 तक। दोस्तों 14 में है विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। उसके बाद 17 में है दोस्तों छुआछूत, मतलब कोई छुआछूत करता है तो उसका वो निषिद्ध है। अनुच्छेद 17 की तरह अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत हो गया है। उसके बाद दोस्तों 18 में उपाधियों का अंत हो गया है। 18 में मतलब कोई भी व्यक्ति बिना मतलब विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, ये दिया गया है। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता विदेश में, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। 19 में है अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन, निवास और पेशा आदि की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार है उसके पास। कोई व्यक्ति संगठन शांतिपूर्वक संगठन बना सकता है, देश में आवागमन की स्वतंत्रता कर सकता है, निवास कर सकता है किसी भी क्षेत्र में, और मतलब व्यावसायिक कार्य कर सकता है। वो अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। मतलब 6 स्वतंत्रता का अधिकार है। एक था 7 मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन दोस्तों एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और वो 300A में अभी वर्तमान में है, वो कानूनी अधिकार है, ठीक है, वो संवैधानिक अधिकार है, भाग 12 में रखा गया है। अब 20 में अपराध और दंड से संरक्षण, अपराध और दंड में संरक्षण है 20 के द्वारा। 21 दोस्तों अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 21A में दोस्तों शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी राज्य, ये अनुच्छेद 21A में दिया गया है। उसके बाद 22 में है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। उसके बाद 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दोस्तों 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध है 23 में। 24 में है बालकों को कारखानों में कार्य करने से निषेध है, अनुच्छेद 24 का आता है। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दोस्तों 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे 25 में धर्म के मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये 25 में दिया गया है। दोस्तों 26 में है धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 के द्वारा। 27 में कर द्वारा धार्मिक कार्यों पर प्रोत्साहन, कर के द्वारा धार्मिक कार्यों पर प्रोत्साहन निषिद्ध है, ठीक है, अनुच्छेद 28 में। मतलब धार्मिक कार्यों के लिए सरकार कर नहीं लेगी, अनुच्छेद 27। 28 में है शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, अनुच्छेद 28 के द्वारा। उसके बाद 5 में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। दोस्तों 29 में है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29, और 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 के द्वारा। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दोस्तों अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 33 से 35। 33 से 35 क्या है? संसद को विशेष शक्तियां है, मौलिक अधिकारों और सीमा में कानून बनाने का अधिकार है संसद को, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार पे कानून बना सकता है कौन? संसद। ये अनुच्छेद 33 और 35 में दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोस्तों ये अनुच्छेद आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लागू नहीं किए जा सकते। ये प्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन शासन की नीतियों में मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, यही दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 36। 36 में क्या है? परिभाषा है। इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है।
राज्य की दोस्तों परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। 12 में क्या है? राज्यों की परिभाषा। उसके बाद 37 में है दोस्तों निर्देशक तत्वों की बाध्यता। निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा नहीं लागू होंगे। निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, परंतु ये देश के शासन के लिए मूलभूत मार्गदर्शन देंगे दोस्तों। अनुच्छेद 37 में दिया गया है। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक नीति के तत्व 38, 39 ए, 41, 43, 43 ए और 47, जिसमें अनुच्छेद 38 में दिया गया है सामाजिक व्यवस्था। राज्य जनता की भलाई के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें न्याय सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सुनिश्चित हो। ये 38 में दिया गया है। 39 में है विशेष नीति निर्देश। 39 अनुच्छेद 39 में है विशेष नीति निर्देश। राज्य अपनी नीतियां से सुनिश्चित करेगा कि वह सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन यापन के साधन मिले। दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 39 आपको बताते हैं, जैसे 1 नंबर सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन यापन के साधन मिले, ठीक है। 2 संपत्ति और उत्पादन के साथ कुछ ही लोगों के साथ हाथों में केंद्रित न हो। पुरुष और महिला के सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 39 में दिया गया है। बालकों और श्रमिकों का शोषण ना हो, ये 39 में है। तो याद एक बार आपको हम रिवाइज कर देते हैं। सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन यापन के साधन मिले, संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के साथ हाथों में केंद्रित न हो, पुरुष और महिला के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, बच्चों और श्रमिकों का शोषण न हो, ठीक है। अब 39 में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। गरीबों और कमजोर वर्ग को मुफ्त न्यायिक सहायता दी जाएगी। गरीबों और कमजोर लोगों को न्यायिक सहायता दी जाएगी दोस्तों 39A में द्वारा। 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद 41 में है कार्य का अधिकार, शिक्षा और सहायता। कार्य का अधिकार, शिक्षा और सहायता। राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता की दशा में नागरिकों को सहायता दिया जाएगा 41 के तहत, अनुच्छेद 41। 42 में क्या है? 42 में न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियां। श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां और मातृत्व अवकाश की व्यवस्था होगी। श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां और मातृत्व अवकाश की व्यवस्था होगी। ये 42 में दिया गया, अनुच्छेद 42। 43 में है श्रमिकों को जीविकोपार्जन योग्य वेतन। श्रमिकों को जीविकोपार्जन योग्य वेतन दिए जाएंगे। 43 में श्रमिकों को पर्याप्त वेतन, जीवन स्तर और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध होंगे। 43 अनुच्छेद 43 के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद 43A में है उद्योग में श्रमिक भागीदारी होंगे। उद्योग में दोस्तों श्रमिक भागीदारी लेंगे। श्रमिकों को उद्योग प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होगा। उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों को, मजदूर को मतलब भाग लेने का अधिकार होगा। 43A में दिया गया है। दोस्तों पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार 47 में है। अनुच्छेद 47 में है पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार किए जाएंगे। राज्य मतलब देश जनता के स्वास्थ्य को सुधारने और मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 47 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है गांधीवादी तत्व, अनुच्छेद 40, 43B, 46, 47 और 48। अनुच्छेद 40 में है पंचायती की व्यवस्था। 40 में है अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और उन्हें अधिकार देगा। दोस्तों 40 में क्या है? 40 में है राज्य ग्राम पंचायतों का स्थापना करेगा और उन्हें अधिकार देगा 40 में। उसके बाद है 43B में है सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। राज्य सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करेगा 43B के द्वारा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों को उन्नति मिलेगी। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों को उन्नति मिलेगी। राज्य इन वर्गों के हितों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखेगा, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 में दोस्तों कृषि और पशुपालन है। राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण करेगा, विशेष रूप से गौ संरक्षण की व्यवस्था करेगा। गौ संरक्षण की व्यवस्था किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में, याद रखिएगा। उसे आता है वैज्ञानिक समाजवाद संबंधी तत्व। वैज्ञानिक समाजवाद संबंधी तत्व अनुच्छेद 45, 44, 45, 48A, 49, 50 और 51 में। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। पूरे देश में समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड
कोड लागू करने की बात करना है। ये कौन? गांधी जी किए थे। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। 45 में क्या है? बाल शिक्षा। 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राज्य 6 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करना अनिवार्य है। अब शिक्षा का अधिकार 21A में है। 21A में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये राज्य व्यवस्था करेगा। 45 में है बाल शिक्षा। ठीक है, 45 में बाल शिक्षा। 48A में पर्यावरण संरक्षण। 48A पर्यावरण संरक्षण, राज्य पर्यावरण और वनों का संरक्षण करेगा। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा। 49 में आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करेगा। राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, धरोहरों और स्थानों की रक्षा करेगा। ये 49 में दिया गया है। 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। राज्य न्यायपालिका को राज्य कार्यपालिका से अलग करेगा। यह अनुच्छेद 50 में है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा। यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है। उसके बाद है भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ, यूनियन। 52 से 151 तक 52 से 151 तक संघ की बात की गई है। इसमें राज्य यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा परीक्षक आदि का विवरण दिया गया है। तो देखते हैं हम अध्याय 1 कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 52 में दिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह अनुच्छेद 53 में दिया गया है। भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे होता है राज्य का? एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, पार्लियामेंट प्लस राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा। अनुच्छेद 54 55 में दिया है निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? यह अनुच्छेद 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा। वही एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति को ही हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। उसके बाद 56 में है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? यह अनुच्छेद 56 में दिया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसके बाद अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्चुना जाता है, पुनर्निर्वाचन होता है अनुच्छेद 57 के द्वारा। उसके बाद 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में भारतीय नागरिक 35 वर्ष की उम्र, भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष ऊपर उम्र हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। अनुच्छेद 58 में इसका विवरण दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति की शर्तें। राष्ट्रपति भारत सरकार के अधीन अन्य कोई भी पद धारण नहीं करेगा। भारत सरकार के अधीन अन्य कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ये राष्ट्रपति की शर्तें है। अनुच्छेद 59 में इसका विवरण है। 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को संसद महाभियोग चलाकर पद से हटा सकती है। उसके बाद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 63 में दिया गया है। 64 में है उपराष्ट्रपति का पदभार। उपराष्ट्रपति का पदभार, उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद है उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। 66 में है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। 74 में है राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए
मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, ये अनुच्छेद 74 में दिया गया है। 75 में है मंत्रियों की नियुक्ति। 75 में है मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्त होंगे। 76 में है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भारत का एक महान न्यायवादी होगा, महान न्यायवादी होगा। यह अनुच्छेद 76 में है, भारत का एक महान न्यायवादी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है अध्याय 2 संसद, हम बात करते हैं पार्लियामेंट। 79, 80, 81 आपको एक ट्रिक बताते हैं। 79, 80, 81 सरला 79, 80, 81, ठीक है। ये 79 है, ये 80 है और ये 81 है। तो ये होता है 100 से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। तो 79 में संसद की संरचना है, ठीक है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। 80 में है क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना 80 में दिया गया है राज्यसभा, 79 में संसद और 81 में लोकसभा। तो राज्यसभा का संरचना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य राज्यसभा की संरचना में। 81 में लोकसभा की संरचना जनसंख्या के आधार पर चुने गए सदस्य लोकसभा की संरचना, जैसे एमपी को चुनते हैं वही लोकसभा की संरचना 81 में। 83 में कार्यकाल है। राज्यसभा अस्थायी सदन 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यहाँ पे 1/3 सदस्य ही 2 साल में रिटायर होते हैं, बाकी बच जाते हैं। इसके बाद फिर चुना जाता है, इसलिए अस्थायी सदन है। उसके बाद लोकसभा का कार्य 5 साल इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद 85 में है संसद का अधिवेशन। 85 में है संसद का अधिवेशन, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएंगे, 85 में दिया गया है। 86 में राष्ट्रपति का संदेश और भाषण, राष्ट्रपति का संदेश और भाषण, यह अनुच्छेद 86 में है। उसके बाद अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 100 में है मतदान की प्रक्रिया। अनुच्छेद 100 मतदान की प्रक्रिया क्या होगी, यह अनुच्छेद 100 में दिया गया है। 102 में है सदस्यों की योग्यता, ठीक है, 102 में है। 105 में है संसद के विशेषाधिकार, 105 में है संसद के विशेषाधिकार। 108 में धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक 110 में है। 111 में क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनेगा। उसके बाद अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संसद को संबोधित करना, संदेश देना, अध्यादेश जारी करना, यह अनुच्छेद 127 में दिया गया है। उसके बाद अध्याय 4 न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी, 124 आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये वो आर्टिकल 124 में दिया गया है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 124 में दिया गया है। 125 में है न्यायाधीश का वेतन क्या होगा, यह अनुच्छेद 125 में है। 126 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 127 में है अस्थायी न्यायाधीश, अस्थायी न्यायाधीश। 129 अनुच्छेद 129 में है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 129 में 131 में क्या है, मूल क्षेत्राधिकार। 132 से 124 अपील क्षेत्राधिकार, 132 से 134 अपील क्षेत्राधिकार। उसके बाद 136 में है विशेष अनुमति याचिका, 136 में है। 137 में है पुनर्निर्वाचन का अधिकार, 137 में है। 141 में है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होंगे, ये 141 में दिया गया है। महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, ये अध्याय 5 अनुच्छेद 148 में है। महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। महालेखा परीक्षक जो CAG होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। महालेखा परीक्षक का कर्तव्य क्या होगा, यह अनुच्छेद 149 में दिया गया है। भारत के सभी आय व्यय की लेखा परीक्षा करेगा, यह अनुच्छेद 149 में है। 150 में है रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगा, यह महालेखा परीक्षक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगा, यह अनुच्छेद 151 में दिया गया है। उसके बाद राज्य है स्टेट्स, 152 से 237, ये राज्यों की शासन व्यवस्था से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इसमें सामान्य बात की गई है। जैसे 152 में
राज्य की परिभाषा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य इसमें शामिल होंगे। राज्य की परिभाषा दिया गया है 152 में। उसके बाद अध्याय 2 इसमें राज्यपाल आता है, गवर्नर। जैसे अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में है। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी 154 में। 155 आर्टिकल 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह अनुच्छेद 155 में है। 156 में क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद पर रहेगा। 157 में है राज्यपाल बनने की योग्यता भारतीय नागरिक 35 वर्ष की आयु के हो। ये राज्यपाल के पद बनने की योग्यता है अनुच्छेद 157 में। उसके बाद 161 में है राज्यपाल को क्षमा देने, दंड कम करने की शक्ति है। राज्यपाल को क्षमा करने और दंड कम करने की शक्ति है। ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं देंगे, ये राष्ट्रपति ही देंगे। यह अनुच्छेद 61 में है। 161 में है राज्यपाल को क्षमा देने और दंड कम करने की शक्ति है उसके पास। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, अध्याय 3 में है राज्य की कार्यपालिका। जैसे अनुच्छेद 163, इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता से करेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता से करेंगे। यह अनुच्छेद 163 में दिया गया है। 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। अन्य मंत्रियों मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। उसके बाद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। 165 में है एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता। 165। उसके बाद अध्याय 4 राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे अनुच्छेद 168 में क्या है, तो राज्य की विधानमंडल जो होता है वो राज्यपाल और विधान सभा का एक सदन होता है। बटे विधान भी हो सकती है, विधान परिषद भी हो सकती है, या विधान परिषद भी हो सकती है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल जो होता है अनुच्छेद 168 में, वो राज्यपाल प्लस विधानसभा का एक सदन या विधान परिषद भी हो सकती है। 168 में दिया गया है। 170 में है विधानसभा की संरचना, सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। विधानसभा की संरचना, सदस्यों का जो चुनाव होता है सीधे जनता के द्वारा होता है। जैसे हम एमएलए को चुनते हैं, वही विधानसभा की संरचना 170 में है। 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना, एमएलसी, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधान परिषद की संरचना अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद 171 मतलब एमएलए चुनता है एमएलसी को। उसके बाद 172 में है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ये अनुच्छेद 172 में दिया गया है। अनुच्छेद 174 में है राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, 174 में है। 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यह अनुच्छेद 178 में दिया गया है। उसके बाद 191 में है सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की योग्यता। ठीक है, उसके बाद है 194, अनुच्छेद 191 हो गया सदस्यों की अयोग्यता। 194 में है राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं 194 में। 197 में धन विधेयक है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है इसमें। जैसे अनुच्छेद 200, विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति होगी। विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है, अनुच्छेद 200 में दिया गया है। अध्याय 5 राज्यपाल की विधायी शक्तियां। संसद की तरह राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के द्वारा प्राप्त है। उसके बाद राज्य की न्यायपालिका, हाईकोर्ट की बात किया गया है, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में क्या है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 2 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह अनुच्छेद 214 में है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति, नियुक्ति जो होती है उसकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह अनुच्छेद 217 में है। 220 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद उसे राज्य की वकालत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 226 के द्वारा। 227 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण अनुच्छेद 227 के द्वारा।
उसके बाद है अध्याय 7 अधीनस्थ न्यायालय, सबोर्डिनेट कोर्ट, जैसे 213 अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के द्वारा। 234 में क्या है? अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। 234 235 में उच्च न्यायालयों का नियंत्रण 235 में है। उसके बाद है भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग बी में वर्णित राज्य, जैसे 238 अनुच्छेद 238 में क्या है? प्रथम अनुसूची के भाग बी में वर्णित राज्य की परिभाषा केवल एक ही अनुच्छेद 238 से संबंधित है। केवल एक ही अनुच्छेद 238 से संबंधित है प्रथम अनुसूची के भाग बी में वर्णित राज्य। 238 में क्या है? 238 में है भाग बी राज्य, जैसे हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, कोच्चि, मैसूर, मणिपुर आदि के प्रशासन की संबंधित प्रावधान थे। संबंधित प्रावधान है इसमें 238 में। यह विशेष प्रावधान 1956 के 7वें संविधान संशोधन के बाद निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद सभी भाग बी राज्य भारतीय संघ में पूर्ण राज्य से मिलकर सामान्य राज्य की तरह हो गए। उसके बाद भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है 239 से अनुच्छेद 242 तक। जैसे 239 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रशासन, ठीक है, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से होंगे। अनुच्छेद 239 ए संसद को शक्ति है कि वह केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद बना सके। यह संसद को शक्ति है 239 ए के तहत। 239 ए में क्या है? 69वां संविधान संशोधन 1991 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन एक्ट है 69 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है 1991। दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है 239 ए के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यह विधानसभा और मंत्री परिषद होगी। यहाँ पे विधानसभा और मंत्री परिषद होगी। विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था का भूमि को छोड़कर पुलिस कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर ये राज्य सूची को समवर्ती सूची के लिए विषय पर कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। 239 ए बी में क्या है? 239 ए बी, यदि दिल्ली की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलती है, यदि दिल्ली की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलती है, तो राष्ट्रपति विधानसभा को भंग या निलंबित कर सकती है। 239 ए बी में दिया गया है। 240 में है राष्ट्रपति पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप आदि यूनियन टेरिटरी के लिए नियम रेगुलेशन बना सकते हैं 240 के द्वारा राष्ट्रपति। 241 में है संसद को यह शक्ति है कि यूनियन टेरिटरी के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके और मौजूदा राज्य उच्च न्यायालय का अधिकार बढ़ा सके। 241 में है संसद को यह शक्ति है कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके या किसी भी मौजूदा राज्य न्यायालय का अधिकार बढ़ा सके। 241 में 242 में है पहले केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित वित्तीय मामलों का प्रावधान था। पहले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित वित्तीय मामलों का प्रावधान था, लेकिन बाद में संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। पहले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित वित्तीय मामलों का प्रावधान था, लेकिन 242 के द्वारा इसे संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 242 में दिया गया है। उसके बाद है भाग 9 पंचायत की व्यवस्था। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। 243 से 243 ओ, जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है पंचायत। जैसे 243 में पंचायत की परिभाषा है। 243 में क्या है? पंचायत की परिभाषा। 243 बी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना। 243 सी सदस्यों का चुनाव। 243 डी अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। SC ST और महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 243 डी में। 243 एच पंचायतों की वित्तीय शक्ति। 243 के पंचायतों का चुनाव आयोग, पंचायत चुनाव आयोग 243 के में दिया गया है। उसके बाद है भाग 9A नगर पालिका का उल्लेख है 9A में। भाग 9A में अनुच्छेद 243 पी और 243 जेड जी
जहाँ पे भाग 9A आया, जिसमें दोस्तों ये ए आया, जैसे ये संविधान संशोधन हुआ है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। भाग 9A को नगर पालिका 243P से अनुच्छेद 243Z तक है। जैसे 243P में क्या है, नगर पालिका की परिभाषा है। 243P में 243Q में क्या है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की व्यवस्था है। 243R में नगर निकायों की संरचना है। 243A में वार्ड समितियां। 243T में SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 243T में 243W में नगर निकायों की शक्तियां हैं। उसके बाद आता है भाग 9B सहकारी समितियां, ये भी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2011 97वां संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया। 9B को क्या है, सहकारी समितियां की बात करता है। यह अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक है। जैसे 243ZH में क्या है, परिभाषा है, सहकारी समिति की परिभाषा। 243ZI में सहकारी समितियों का गठन और 243ZO में समितियों का चुनाव है। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 243(1). इसमें प्रथम अनुसूचित और क्षेत्र का प्रशासन, प्रथम अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन है 243(1) में। 243(2) में क्या है, तो प्रथम अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 244(a) असम में स्वायत्त राज्य की परिभाषा, प्रावधान है। असम में स्वायत्त राज्य का प्रावधान है 244(a) में। उसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध है। संघ और राज्य क्षेत्र का संबंध भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 245 से 263। इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियां हैं। राज्य संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां। 245 में 246 संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची 246 में है। भाग 11 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भाग, ठीक है, 246, अनुच्छेद 246 में है। 249 में राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। भाग 256 में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद की स्थापना। उसके बाद भाग 12 में है वित्त संपत्ति पर अनुबंध या वाद, 264 से 300A तक है। 265 में अनुच्छेद 265 कर केवल विधि द्वारा न्यायालय लगाया जाएगा। कर जो टैक्स होता है वो केवल विधि द्वारा ही लगाया जाएगा। यह अनुच्छेद 265 में दिया गया है। उसके बाद 266 अनुच्छेद 266 में क्या है, भारत की सिंचित निधि। 267 में है आकस्मिक निधि। 267 में आकस्मिक निधि मतलब 266 में है भारत की संचित निधि। जितना पैसा कोई खर्च करता है वो संचित निधि से ही खर्च करेगा। ये 266 में है। 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है, ठीक है। 280 में 300A अनुच्छेद 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार अब केवल वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब केवल वैधानिक अधिकार है। भाग 12 अनुच्छेद 300A को रखा गया है। 1978 के द्वारा इसे हटाया गया था। भाग 13 में क्या है, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 301 से 307 तक। जैसे अनुच्छेद 301 भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 301 में। अनुच्छेद 302 में संसद को व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। 302 के द्वारा। अनुच्छेद 307 में अंतर्राज्यीय व्यापार आयोग की व्यवस्था है, अनुच्छेद 307 में। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। अनुच्छेद 309 सरकारी सेवाओं में भर्ती की शर्तें, भर्ती और उसके शर्तें अनुच्छेद 300 में दिया गया है। 310 में है राष्ट्रपति और राज्यपाल की कृपा पर सेवा, अनुच्छेद 310। 311 में है सेवाओं को हटाने की सुरक्षा है, अनुच्छेद 315 में है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा की सेवा का आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में दिया गया है।
अनुच्छेद 320 में है आयोगों के कार्य। आयोग के कार्य हैं अनुच्छेद 320 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद भाग 14 ए ट्राइब्यूनल्स अधिकरण की बात करता है। अनुच्छेद 323 ए से 323 बी। जैसे अनुच्छेद 323 ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में है। 323 बी में है अन्य विशिष्ट से अधीन अन्य विषयों पर अधिकरण अनुच्छेद 323 बी। अब भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। भाग 15 निर्वाचन की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। जैसे 324 ए में चुनाव आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 324 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 325 सभी नागरिकों के लिए एक ही मतदाता सूची सभी नागरिकों के लिए एक ही मतदाता सूची होंगे, ये 325 में है। अनुच्छेद 326 में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326। 327 में क्या है, संसद को निर्वाचन संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन याचिका केवल न्यायालय में है, अनुच्छेद 329 के द्वारा। उसके बाद भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342। जैसे अनुच्छेद 330 बोल रहा है अनुसूचित जाति SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 के द्वारा। अनुच्छेद 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। राज्यों में विधानसभाओं की आरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 332 के द्वारा। 335 में है SC ST की सेवाओं और पदों के अवसर। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था का प्रावधान है अनुच्छेद 338। 338 ए राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था है अनुच्छेद 338 ए, ठीक है। उसके बाद है 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी। 340 है पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 342 में है अनुसूचित जनजाति की सख्ती अनुच्छेद 342 में दिया गया है। भाग 17 में है राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 में है राजभाषा। भाग 17 343 में अनुच्छेद आर्टिकल 343 संघ की परिभाषा है, जैसे हिंदी। संघ की राजभाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, ये राजभाषा है, याद रखिएगा। ये देवनागरी लिपि में है। अनुच्छेद 344 राज्यभाषा आयोग और संसदीय समिति के प्रावधान है अनुच्छेद 344 में। 345 में है राज्यों की परिभाषा। 345 में क्या है, राज्यों की परिभाषा। 346 में है राज्यों के बीच संचार की भाषा। 346 में है अनुच्छेद 347 किसी भाषा को मान्यता देना अनुच्छेद 347 के द्वारा। 348 में है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का संवर्धन अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा का संवर्धन अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360, याद रखिएगा 52, 56, 60। राज्यसभा, लोकसभा राष्ट्रीयपात, राज्यपाल और वित्तीयपात। 352 में है राष्ट्रीयपात काल, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 356 में है राज्यपातकाल और 360 में है वित्तीयपातकाल। तो राष्ट्रीयपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीयपातकाल और 356 में राज्यपातकाल और 360 में है वित्तीयपातकाल। 352, 356, 360। उसके बाद है भाग 19 विविध है, इसमें मिसलेनियस 361 से 367। जैसे 361 में है राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 ए समाचार पत्र, मीडिया और संसद को विधान की बातों पर सुरक्षा है अनुच्छेद 361 ए। 362 में है पूर्व शासकों से संबंधित विशेष प्रावधान है जो अब
हट गया है। उसके बाद 367 में है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या अनुच्छेद 367 में दिया गया है। संविधान की व्याख्या भाग 20 तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसमें संविधान संशोधन है, संशोधन है, अमेंडमेंट्स है। अनुच्छेद 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 368 में क्या है? अमेंडमेंट्स है, संविधान संशोधन। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से कुछ संशोधन के लिए राज्य को भी सहमति की आवश्यकता है। अनुच्छेद 368 भाग 20। उसके बाद भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। जैसे अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है अनुच्छेद 370 के द्वारा। अब 2019 में इसे हटाया गया। उसके बाद अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध 371 में है, 371 ए में, 371 जे, 371 ए से 371 जे में है। नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है। 372 में है भारत में प्रचलित सभी पुराने कानून जारी रहेंगे जब तक बदले ना जाएं। 392 में है राष्ट्रपति को संविधान लागू करने की शक्ति। राष्ट्रपति को संविधान लागू करने की शक्ति है अनुच्छेद 392 के द्वारा। अब हम बात करेंगे भाग 22। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और हिंदी में निरसन। अनुच्छेद 393 से 395। अनुच्छेद 393, इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान। अनुच्छेद 393 में के तहत ही आप बोल सकते हैं भारत का संविधान, भारत का एक भारतीय संविधान। उसके बाद 394 में है संविधान का प्रारंभ और प्रवर्तन। संविधान का प्रारंभ और प्रवर्तन अनुच्छेद 394 में दिया गया है। अनुच्छेद 395 में है 1935 का भारत सरकार अधिनियम एवं 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम निरस्त 395 में है। ये रहे अनुच्छेद 1 से 395 तक, भाग 1 से 22 तक अनुच्छेद और 12 अनुसूची तक कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।